आऊंगी मैं सत्ता और संगठन के बीच में मजबूती से एक साथ खड़ा होना, क्योंकि जिस लक्ष्य केंद्रित को रख कर के भाजपा सत्ता में आती है और आ रही है उस पे केंद्रित रखना, क्योंकि लक्ष्य जब तक भेदित नहीं होगा तब तक परिणाम आपके सामने नहीं आ पाएंगे। और हमारा लक्ष्य इस प्रदेश का हर वो अंतिम व्यक्ति है जिसको लेकर के विकास और योजनाएं बनाई गई हैं। और आपने देखा है इस कार्यकाल से पूर्व में भामाशाह योजना के माध्यम से, भामाशाह योजना आई थी, उसके माध्यम से प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से अकाउंट्स खुलवाए गए और लाभार्थियों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नवाचार है और इससे जनता सीधी लाभान्वित हो रही है। दलालों और मध्यस्थों की भूमिका नगण्य हो गई है। तो आज जो लोकतंत्र में जिस लोक की बात की जाती थी वो लोक जीवंत हो उठा, ये सबसे बड़ा कारण है। और आज प्रदेश कार्य समिति में भी इसी बात की चिंता की गई कि कैसे अंतिम व्यक्ति भेदित लक्ष्य केंद्रित करके भाजपा कार्य करे और योजनाओं में और विकास कार्यक्रमों में कैसे अधिकाधिक जनता को सहभागी बनाया जाए। क्योंकि 3 वर्षों में हम तो ये कहेंगे कि हमने अपने 5 वर्षों के लक्ष्यों को पूरा भी कर लिया है। यदि मैं आंकड़ों को लेकर के बैठूं, चाहे वो जोधपुर के अंदर 132 केवी 6 नए ग्रिड का निर्माण हो, वो 5 साल में कांग्रेस ने किए थे। चाहे वो सड़कों के पुनरुद्धार का कार्य हो, 3 साल में इन्होंने कितने, 5 साल में इन्होंने कितने का, 3 साल में आपके सामने है। तो आज जो जनता है, जनता परिणाम चाहती है। जनता एक विश्लेषक की भूमिका में आ गई है। ऐसा नहीं कि जनता की चिंता सिर्फ चुनाव वोट बैंक को लुभाने के लिए जातिगत मतभेद बढ़ा करके लुभा करके ले लिया जाए, सत्ता हासिल कर ली जाए। भाजपा 36 कौमों के साथ एक सोच, एक श्रेष्ठ भारत के निर्माण के साथ प्रदेश की जनता जय जय राजस्थान के जयकारे के साथ आज भाजपा के साथ है। ये एकमात्र लक्ष्य है और विकास कार्यक्रम निमिषा जी 180 का टारगेट लेके चलना, 25 का टारगेट लेके चलना, ये अति उत्साह या अहम वाली बात नहीं कह सकते। अभी जिस प्रकार से शुरुआत में ओम सैनी साहब ने भी कहा कि शुरुआत इतनी जल्दी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन ये अच्छा है कि एक संगठित पार्टी है तो बहुत जल्दी शुरुआत की जानी चाहिए। चुनाव में जाने से पहले सारी तैयारियां होनी चाहिए, एक अच्छा पहल उन्होंने बताया। लेकिन उन्होंने साथ में ये जरूर कहा कि 180 का लक्ष्य लेके चलना या लोकसभा के लिए 25 का लक्ष्य लेके चलना कहीं न कहीं अति उत्साह या अहम दिखा रहा है ये पार्टी का, कि बहुत ज्यादा अहम उसके अंदर आ गया है पार्टी में। तो वो चीज को लेकर नहीं, जनता इसको लेकर नेगेटिव नहीं सोचेगी। देखिए दुर्जी जी, जनता जो है परिणाम देख रही है ना। अभी आप देखिए रिफाइनरी के अंदर जिस तरह से 40,000 करोड़ का मुनाफा सीधा राज्य सरकार को दिया गया, तो जनता यह देख रही है कि किस तरह से भाजपा कार्य कर रही है। तो हमारे सामने प्रश्न चिन्ह यह नहीं है कि हम अहंकार अहम नहीं, हमारा सीधा बात है कि मंत्रीगण भी हमारे एक आम कार्यकर्ता की तरह कार्य कर रहे हैं। चाहे आपने देखा हो कि भाजपा कार्यालय के अंदर प्रदेश जन सुनवाई हो, सप्ताह में 4 दिन मंत्रीगण स्वयं बैठते हैं वहां पर। तो इस तरह के अलग अलग नवाचारों के साथ सदैव जनता के साथ सहभागी रही, कोई नई बात नहीं है। प्रत्येक दिन, जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी भाजपा के इस शासनकाल में आपने देखा होगा, प्रत्येक दिन एनालिसिस, प्रत्येक माह एनालिसिस और प्रत्येक जिले का भौतिक सत्यापन करके उन्होंने सुनिश्चित किया। नहीं, सही बात है। आपने कहा कि मंत्री जो है कार्यकर्ता की तरह से काम कर रहे हैं और उसी तरीके से सबकी चिंताएं उनको है और लोगों की जन सुनवाई भी वो कर रहे हैं। राजू अरोड़ा साहब, आपके पास आना चाहूंगा। निमिषा जी की बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि आपने धौलपुर चुनाव के अंदर सीधे तौर पर मंत्रियों के वहां के दौरे, मंत्रियों के वहां पर पहुंचने पर कई तरीके के सवाल उठाए और आपने कहा था, मतलब आपकी पार्टी ने यह कहा था कि ये जीत बीजेपी से नहीं सरकार से हम हारे हैं। देखिए, ये बात तो निश्चित रूप से सबको मालूम है कि जिस तरीके से धौलपुर का चुनाव लड़ा गया वो सरकार वर्सेस एक पार्टी का चुनाव था। अब वो बात हो गई पुरानी। अपन आगे की बात करें कि 5 वर्ष लेट कर दिया बाड़मेर की रिफाइनरी। नहीं, मैं तो आगे की आपको बात कर रहा हूं और भी ज्यादा। जो आज हो रहा है, जोधपुर से बात कर रहा हूं, आज जो बात कर रहा हूं, जो 5 वर्ष इस प्रदेश को पीछे कर दिया, हजारों लोगों को जो रोजगार मिलता है उससे पीछे कर दिया। उसके बाद जनता को बताने के लिए अगर आप जोधपुर जाके पश्चिमी राजस्थान में कुछ भी करना चाहें, अब कुछ हो नहीं सकता। ये जो फिसल पट्टी पे जो चढ़ चुकी है सरकार, वो ऊपर आ नहीं सकती। आप कितना भी शक्ति प्रदर्शन करो, जनता मानस बना चुकी है कि अब जब भी मौका मिलेगा हम सरकार को बदलेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा धोखा हुआ है तो पश्चिमी राजस्थान के साथ।
जिस जगह 15 में यह तय हो चुका था कि यहां पे रिफाइनरी लगेगी, आप वहीं पे लगा रहे हो। जिस कंपनी के सहयोग से लगानी थी उसी के साथ लगा रहे हो। तो आप अगर 3.5 करोड़ पहले ही लगा लेते, क्योंकि सब वहां पे शिलान्यास हो चुका था, तो आज नई कार्रवाई करने की जरूरत पड़ती और 5 साल पीछे पड़ता। ये तो जनता 5 साल बाद ही पूछेंगे आपसे। 40,000 करोड़ का मुनाफा, ये सब बातें आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए, कभी नहीं बता पाए। जो लाखों लोगों का रोजगार, 6,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, आपका बयान वो तो जनता जवाब देगी। निमिषा जी, मैं आपसे बीच में बोला नहीं, आपके बोलते हुए मैंने एक बार बीच में बोला नहीं। कृपया मेरे बीच में नहीं बोलिए, कृपया मेरे बीच में नहीं बोलिए, ये गलत है। मैंने आपको बोलने दिया, मैंने आपको बोलने दिया, आपको रोका मैंने तो बोलिएगा। पास भी आऊंगा तो जोधपुर के अंदर जोधपुर के अंदर हुआ, जो जोधपुर के अंदर सबको मालूम है रोजगार नहीं मिले लोगों को, उसके संग इसलिए यूनिक लग रही थी, वो नहीं मिली। 2300 करोड़ रुपए का राजस्व वेग से मिलना चाहिए था, वो गुजरात को चला गया। ये सब एक बड़े सोच समझ के संग कुछ उद्योगपतियों की रिफाइनरीज को फायदा पहुंचाने के लिए सारी चीज गिले करा गया। ये क्या यही काम जब मेट्रो की बात हुई थी राजस्थान जयपुर के अंदर, तब भी आने के बाद 6 महीने तक अटकाए रखा, शुरू नहीं करा गया। तो मैं बताना चाहता हूं, जनता अच्छी तरह समझ रही है कि अभी बात हो रही थी काम की। जयपुर के हम कहते हैं मेट्रो हम लेके आए, जयपुर हम कहते हैं घाट की गुड़ी सुरंग हम लेके आए, जयपुर हम कहते हैं रामलीला ग्राउंड के पास पार्किंग हम लेके आए, रामलीला बाग के पास फ्लाईओवर हमने बनाए। मुझे एक काम तो बताओ, खाली जयपुर मंदिर तोड़ने के अलावा क्या काम करा है इस सरकार ने आने के बाद? जयपुर में एक काम बताएं कि भाई ये काम हमने कराए। मैं 10 काम गिनाता हूं जो पिछली बार हुए। तो इसलिए लोगों को मालूम है कि आने वाले चुनाव को इंतजार कर रही है। मतों में नहीं आप कितना शक्ति प्रदर्शन करो, बदल पाया, कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस को यह अब हाथ से निकल चुकी है। चाहे धौलपुर का चुनाव हो, चाहे उपचुनाव जितने भी हुए, उनके अंदर लगातार बीजेपी आगे आती रही है। अगर क्या लगता है आपको, कहीं आक्रामकता जो होनी चाहिए एक विपक्ष की, वो कहीं कहीं उसकी कमी है, इस वजह से ये सारी चीजें हो रही है? अरोड़ा साहब, आपसे ही मेरा सवाल है, क्या कांग्रेस जिस तरीके से एक विपक्ष की भूमिका उन्हें निभानी चाहिए थी? देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर ये क्राइटेरिया होता तो 1 साल के अंदर चुनाव हुए थे, 3 विधानसभा के उपचुनाव, उसमें 2 चुनाव हार गए थे। क्या लोकप्रियता इतनी जल्दी कम हो जाती है? ये एक चुनाव, कोई भी ऐसे टेस्ट नहीं है इस चीज को बताने के लिए। और जब पूरे सारे मंत्री वहां जाके बैठ जाए, मुख्यमंत्री वहां बैठ जाए, चुनाव के दिन वहां पे उपस्थित रहे, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में मीडिया इस बात को लिख रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम खाली उस बात के ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये घबराहट नहीं होती तो आज जाके 1.5 साल पहले चुनाव अभियान की शुरुआत जो आज करनी गई है, वो करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन आप ही के गढ़ से, अशोक गहलोत जैसे दिग्गज नेता के गढ़ से चुनावी बिगुल तो मानते हैं ना आप, अशोक गहलोत ही नेता है, ये मानते ना? अभी प्रश्न मुझसे पूछ रहे थे, अभी आप पूछ रहे थे, इससे मालूम पड़ गया कि राजस्थान में कांग्रेस का कद्दावर नेता कौन है, किससे भयभीत है भारतीय जनता पार्टी। चलिए ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके की गुजरात के इंचार्ज तहसील बात है हुए, आपके अमित शाह और मोदी जी यूपी जाके चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में नहीं बोलते आप कि सरकार जो है वो कोशिशों में लगी हुई है, और जिस तरीके से केंद्र में कवायद चल रही है संगठनात्मक तौर पर, वही अब संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए बीजेपी हर प्रदेशों में लग रही है, और राजस्थान भी उससे अछूता नहीं है, और राजस्थान की कवायद भी अब सबके सामने है, और जोधपुर से चुनावी बिगुल बजा दिया है, और वहां पर रोड शो भी मुख्यमंत्री कर रही हैं। तो क्या लगता है, जिस तरीके से आक्रामकता एक विपक्ष की होनी चाहिए, क्या वो कहीं नदारत है? इस वजह से जो है विपक्ष जो है उतना आक्रामक नहीं नजर आ रहा है? सवाल मुझसे? जी 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 जी। देखिए दुर्गेश जी, राजस्थान की राजनीति मेवाड़ और मारवाड़ से प्रारंभ होती है जी। या तो मेवाड़ का नेता राजस्थान का सिरमौर बनता है, या फिर मारवाड़ का नेता बनता है। और मारवाड़ का नेता बड़ा कद्दावर है, ये राजीव जी बता रहे हैं, और फैक्ट भी है। और मारवाड़ में जो सवाल पैदा हुए हैं इस रिफाइनरी को लेकर के, इनका खुलासा जिस तरीके से होता है तो पता लगता है कि अंबानियों का क्या रोल रहा है, लोगों के किस तरीके से उनके साथ में मदद के लिए सरकार ने किया। जबकि एक तो दोनों जिनसे आपका समझौता हुआ, अनुबंध हुआ है,
वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, वो भारत सरकार की कंपनी है। पैसा इधर जाए चाहे पैसा उधर जाए, लाभ इधर रहे चाहे लाभ उधर रहे, ये कोई बात नहीं है। लोगों के गले नहीं उतर रही है सारी बातें। जैसे ही आप खुलासा करेंगे, जैसे ही आप लोगों के साथ में चर्चा करेंगे, ये बात खुलती चली जाएगी और उससे पता लगेगा कि जानबूझ करके राजस्थान का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर, जिसकी वजह से आप लोगों को सचमुच में जो वादा किया था 15 लाख लोगों को रोजगार देने का, वो वादा पूरा हो सकता था। राजस्थान अपनी राजस्व में बेहतर स्थिति में हो सकता था। ये अपने विवाद का विषय है, इसको लोग जानेंगे और समझ लेंगे। ऐसी स्थिति में अगर किसी तरीके से भी मारवाड़ में आप अपना दबदबा दिखा देते हैं, मारवाड़ में अगर आप लोगों का क्या कहते हैं सहयोग हासिल कर लेते हैं, तो आपकी विजय में एक संभावनाएं बड़ी मजबूत होती हैं। इसलिए एक तो वहां पर इस तरीके से सारा हुआ। दूसरा क्या है कि इनका कहना रहा कि अशोक गहलोत जिनको क्या गुजरात भेजा गया, तो वो डिमोशन नहीं है, वो प्रमोशन है। ऐसी जगह भेजा गया है जहां पर अमित शाह और समालोचनात्मक टिप्पणी कर रहे हैं या फिर कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में सहभागिता कर रहे हैं? आपका दुर्भाग्य यही है कि आप लोग ये भी नहीं समझते, पत्रकारों को बोलने नहीं देना चाहते, मीडिया पे अटैक करना चाहते। जैसे आपकी तारीफ करो तो आप कहेंगे वाह वाह बहुत अच्छा है, जहां आपके रहस्यों का खुलासा किया जाता है। सुन लेते हैं, आपको भी मौका मिलेगा। मैंने कांग्रेस के साथ सच ये है, निमिषा जी आप भी अपनी बात रखिएगा, एक बार सुन लेते हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। उस जवाबों से आप बच नहीं सकते। ऐसी स्थिति में ये कहना कि उसका डिमोशन हो गया या उसका प्रमोशन हो गया, ये आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य ये होना चाहिए कि जनता की जो बातें हैं, जिनको आपने प्रोमिस किए थे, वादे किए थे, पूरे किए होते, वो पूरे नहीं किए हैं। आपके साथ में भी वही संकट हो सकता है जो कांग्रेस के साथ में फ्लैगशिप योजनाओं के असफल होने पे हुआ था। ऐसी स्थिति में आपका जो प्रारंभ है, आपने जो चेष्टा की जोधपुर के माध्यम से, आपके अच्छे भविष्य के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कहना कि आप तथ्यों को गौण कर देंगे, जो तथ्य स्थापित थे, एक सार्वजनिक कंपनी के साथ में जो संबंध होने जा रहा था, वो क्यों नहीं हुआ? किसको लाभ पहुंचाने के लिए इस रिफाइनरी को टाला गया? कौन था वो जिस देश का सबसे बड़ा निवेशक? क्यों नहीं जानते? लोग जानते हैं इस बात को, ठीक है, आप शायद नहीं जानते, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जानता हूं। सवाल मेरा यहाँ पर है, वाटर हाउस कूपर्स फर्म की सलाह के बाद अरे आप ये जिनकी बातें कर रही है, आप सवाल बताइए जिन लोगों के आएंगे, लेकिन हम लोगों ने बेवकूफ बनाने का सिलसिला किया है। लोग यहाँ पर बड़ा मौजूद सवाल है, इसलिए यहाँ पर क्या कुछ कर रहा है, लेकिन पूछना चाहूंगा इसके साथ में आपका समझौता हुआ भारत सरकार की कंपनी है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, उसके साथ में कोई नुकसान का सिलसिला नहीं था। उससे नुकसान राजस्थान का बहुत हुआ, क्यों नहीं समझ रही है? कोई नुकसान नहीं हुआ। नहीं, आप समझ नहीं रही, आपको पता ही नहीं, आप जानते नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं जानती। मैं कह रहा हूँ, बताइए, अरे 3 वर्ष की देरी हुई, 3 वर्ष की देरी, जनता को करने दें, अशोक गहलोत का जनता को करने दें, जनता इससे उसी आदमी ने जवाब दिया, मैं क्यों दूं? आपने दिया जवाब, बीजेपी ने तो शुरुआत कर दी है, अब कमाल करेंगे भी चुनावी बजने के बाद अब झुकना पड़ेगा। बीएसपी अब किस तरीके से आएगी, क्योंकि बीएसपी का जनाधार जो है लगातार अगर यूपी में देखें तो इसका है, राजस्थान को लेकर आप लोग क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं? की कसौटी पे खरा उतरना चाहते हैं, क्या आप हमें बताइए कि जनता से क्यों नहीं माफी मांगते? दुर्गेश जी बोल रहे हैं, जरा सुन लीजिए। पुलवा साहब आपके पास आना चाहूंगा। बीएसपी की क्या कुछ तैयारी, बीजेपी ने बिगुल फूंक दिया और अब सब दलों को लगना पड़ेगा चुनाव को लेकर, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब बीएसपी का जनाधार जो है धीरे धीरे खिसका है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में बड़ा नुकसान बीएसपी को हुआ है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बीएसपी क्या कुछ अब आगे की रणनीति पर काम कर रही है? देखिए दुर्गेश जी, बहुजन समाज पार्टी एक कैडरेस्ट पार्टी है जी। समय समय पे कुछ ऐसी हवाएं चलती है जिससे मत प्रतिशत पे फर्क पड़ सकता है, मगर बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी का वोटर, उस पे इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता है। देखिए आज राजस्थान में जी जंग से भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। इनके मंत्री के कालूराम गुर्जर के मंत्री के पीए वो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त थे। अभी निमिषा जी बोल रही थी कि 40,000 करोड़ का रिफाइनरी में इन्होंने फायदा किया है, तो ये उस एमयू जो इन्होंने किया वो जनता के सामने उसको प्रकाशित कर देना कि कहां से 40, कहने से काम नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में मास्टर है इनके पास, और ये झूठ को इस ढंग से बोलते हैं
कि लगे सच। बताओ 40,000 करोड़ का फायदा किसमें होगा, ये बता दे हमको, हमें समझ में आ जाएगी कहां हुआ। देखिए, ये लगातार गुमराह करना, लगातार झूठ बोलना, झूठ को सच करने में इनके पास एक कौन सी मशीन काम करती है वो ये जाने। पर आज मैं बोलता हूं, राजस्थान में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की 180 जो सीट का एक ख्वाब देख रहे हैं, ये 4550 पे रह जाए तब हम इनसे मिलेंगे। यही चैनल होगी, या हम बैठेंगे, ये बैठेंगे। मगर ये आज जो अति उत्साही लोग है, ये अति उत्साही लोग, ये 180 नहीं, एक तो इनके कौन नेता थे, नाम मुझे नहीं अभी याद, वो तो 200 से ज्यादा सीट जीते राजस्थान में। तो उनको यही पता नहीं है कि सीटें कितनी है और ये चुनाव क्या लड़ना चाहते हैं। ये जनता को गुमराह करके, और जहां 36 कौम की बात कर रहे हैं ना, ये जातिवाद पैदा करने वाले राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी है। जातिवादी इस राजस्थान को किसने बनाया? आज राजस्थान की गरीब जनता अभी देख चुकी है। और इन्होंने बोला हमने बैंक खाते खुलाए, अरे बैंक खाते तो बेचारों को बंद करने पड़ेंगे, वरना उनको पैसे देने पड़ेंगे अगर उसका बैलेंस नहीं होगा तो। आप तो आप गुमराह क्यों कर रहे हो? आप गुमराह कर रहे हो, सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हो। कोई भी कार्य किया हो तो बताए ना, ये सब झूठ बोलना इनका धर्म कर्तव्य है। और इस तरह की इनकी पार्टी के नेता भी कर रही है। मेरा निवेशा 2018 के विधानसभा चुनाव को लेकर किस रणनीति पर काम कर रही है? क्या जो नेशनल लेवल पर गठबंधन बनने वाला है उसका इंतजार है, या अपने लेवल पर राजस्थान की धरती पर राजनीति को लेकर जो दूसरे बहुजन समाज पार्टी के नेता बीजेपी के एंटी दल है उनको आने वाले राजस्थान चुनाव को खुद देख रही है। और अभी हम राजस्थान के हमारे प्रभारी धर्मवीर अशोक वो राजस्थान को देख रहे। चलिए, तो निमिषा जी आपके पास आना चाहूंगा। कई तरीके के आरोप आपकी पार्टी के ऊपर लगाए गए हैं, चाहे रिफाइनरी को लेकर हो और चाहे जो काम है उनको लेकर हो, इन सारी चीजों को लेकर जिस तरीके की बात है, कहीं का जवाब तो एक बार देना पड़ेगा, क्योंकि इन सारी चीजों को लेकर सरकार जो है वो कटघरे में विपक्ष की तरफ से कोशिश की जा रही है। अब जो सवाल एक बड़ा है, जो इस कार्य समिति की बैठक में तय किया गया है, तो जिला अध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी है, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। एक अच्छी परिपाटी है ताकि वो संगठनात्मक कामों को आगे बढ़ाएं, लेकिन क्या इसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी हो सकते हैं? देखिए दुर्गे जी, सर्वप्रथम तो हमें देखना होगा भाजपा के सदैव जो अपनी कथनी और करनी में कदे अंतर नहीं रखा, कभी अंतर नहीं रखा, क्योंकि जो कहती है वो करके दिखाती है। तो आज जो रिफाइनरी के माध्यम से राज्य के, प्रदेश के जो राजस्व को सबसे बड़ा लाभ पहुंचा सबके सामने है। और यदि आप, मैं बसपा के पदाधिकारी जी से कहूंगी कि आपको जानना है तो आप आइए, बैठिए, मैं आपको डिटेल समझाती हूँ किस तरह से किया, क्योंकि और इसका उत्तर देने के लिए विपक्ष अभी तक सामने नहीं आया है। आज हमारे लिए देखिए, और आपने दूसरा प्रश्न पूछा सत्ता और संगठन। सत्ता प्राप्ति उद्देश्य नहीं, सदैव भाजपा का जो संगठनात्मक तरीके से जनता को लाभ पहुंचाना। तो आज जिला प्रभारी और जो जिला अध्यक्षों को चुनाव नहीं लड़वाने का स्वागत सभी प्रभारियों ने किया, क्योंकि आज चुनाव जीतना एकमात्र उद्देश्य नहीं। चुनाव जीतने के साथ आपने देखा कि सूर्य उदय, इस देश के सूर्य उदय और सूर्य अस्त, वहां तक भाजपा की जो जितने भी राज्यों में सरकारें हैं वो जनता के समक्ष कार्य कर रही हैं। मजबूत होता है संगठन, सत्ता के साथ एक सामंजस्य बैठा के कार्य कर रहा है, क्योंकि सामंजस्य के माध्यम से योजनाओं, विकास कार्यक्रमों का लाभ पहुंचवाता है। और मैं तीसरी बात ओम सैनी जी की बात पे कहूंगी, निश्चित तौर पे आपकी समालोचनात्मक विश्लेषण का मैं सदैव स्वागत करती हूं, स्वागत करती रहूंगी। आपके वरिष्ठ पत्रकारिता के आधार पर मैं आपसे एक विनती करूंगी कि आपका जो विश्लेषण है वो एक तरफा न होकर के बिल्कुल हमारी जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो योजनाएं जनता तक पहुंची। और हमने कभी बदले की राजनीति नहीं की है, क्योंकि आज कांग्रेस की जितनी भी योजनाएं जिनसे जनता सीधी लाभान्वित हो रही थी, चाहे वो निःशुल्क दवा योजना, आपने देखा होगा कि इस बजट में भी 984 करोड़ रुपए उसके लिए अलग से पारित किए गए। हाँ, निःशुल्क दवा योजना को हमने इलाज, जांच को भी जोड़ दिया, जांच प्रक्रिया को भी जोड़ दिया। और हमने अस्पतालों के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को, न केवल सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को बल्कि प्राइवेट स्वास्थ्य सेवाओं को भी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी जोड़ दिया, क्योंकि जनता कई बार पहुंच नहीं पाती या फिर बर्डन ज्यादा होता है। तो अर्थात हमारा यह है कि चाहे
किसी भी राजनीतिक दल के महापुरुषों ने, चाहे किसी भी दल के अंदर किसने कितना कार्य किया है, उन सभी विकास कार्यक्रमों का समागम करके इस प्रदेश के अधिकाधिक विकास में सहयोगात्मक रवैया अपनाए, एक सकारात्मक रवैये के साथ भाजपा कार्य कर रही है। तो आज हम सबको ये देखना है कि प्रदेश में जनता के विकास जो सर्वोपरि मान करके राजनीतिक दल आते तो हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की जब भेंट चढ़ जाता है, पिछले अपना कार्यकाल देखा कि किस तरह से मंत्रियों को ही जेल की यात्राएं करनी पड़ी। तो ऐसी आज जो है जनता स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि शिक्षा का वर्चस्व बड़ा है, सहभागिता बड़ी है जनता की। आज आपने डिजिटल क्रांति के माध्यम से जनता को देखा होगा, जनता अपने आप में स्वतः ही समालोचनात्मक करने लगी, विश्लेषण करने लगी है योजनाओं का, कार्यक्रमों का। आपने देखा होगा विमुद्रीकरण जैसी प्रक्रिया के अंदर किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 125 करोड़ लोगों से राय मांगी, सलाह मांगी। उनकी सलाह से इस पूरे देश के अंदर नोटबंदी का एक अभियान चलाया, और इसी तरह से प्रदेश में भी जल स्वावलंबन। एकदम गलत बोले, नोटबंदी नहीं थी, नोट बदली थी, नोटबंदी नहीं, ये गलत क्यों बोल रहे हो? चिंता प्रदेश की मुख्यमंत्री जी ने की, तो जल स्वावलंबन में आपने देखा किस तरह से खाली पड़े नाके, तालाब, गंदे हुए तालाब, उन सबकी सफाई अभियान में पूरे प्रदेश की जनता जुटी, क्योंकि देश प्रदेश का गिरता हुआ जल स्तर एक बहुत बड़ा चिंता का विषय था। उसके परिणाम आपके सामने हैं। तो जल जंगल जमीन की चिंता करने वाली भाजपा के लिए बिल्कुल कितनी चिंता बीजेपी को है, जनता इसका जवाब देगी, क्योंकि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है और चुनाव में जब जाएंगे तब जनता इसका फैसला करेगी। ओम जी, आपसे सवाल मैं जरूर एक पूछूंगा। जिस तरीके से रिफाइनरी को लेकर आपने सवाल खड़ा किया कि 40,000 करोड़ का फायदा होगा या नहीं होगा, सरकारी क्षेत्र की कंपनी को दिया जाना चाहिए था, किसके साथ सरकार गई और नहीं गई, और एमओयू को लेकर क्या कुछ है, ये बड़ी बड़ी बातें हैं और जनता जो है इसको समझने भी लगी है। लेकिन मुझे लगता है राजनीतिक तौर पर बीजेपी ने एक सही समय को चुना है, क्योंकि अब चुनावी दौर है और उससे पहले ये रिफाइनरी आना, क्योंकि जनता बहुत जल्दी भूल जाती है। राजनीति में यही माना जाता है कि जनता की जो स्मरण शक्ति है बहुत कमजोर होती है और वो भूलती बहुत जल्दी है। शायद यही कारण है कि एक सही समय को चुना गया है रिफाइनरी को लाने के लिए भी, और दूसरे जो काम है उन सबको लेने के लिए, और जो कवायद बीजेपी अब शुरू कर रही है, क्योंकि अब चुनाव में काफी टाइम नहीं रह गया है, ताकि जनता के मस्तिष्क पटल पे वो सारी चीजें रहे, ताकि जब वो वोट करने चाहे तो वो बीजेपी को ध्यान में रखकर वोट करे। तो शायद कहा जाना चाहिए कि एक सही समय पर सरकार की तरफ से काम किया। अब क्या कुछ इसके इंपैक्ट हैं वो तो राजनीतिक तौर पर आगे देखेंगे, और सरकार को कितना फायदा और कितना नुकसान होगा और कितना नुकसान हो चुका है, इसके आकलन तो बड़े लोग और विशेषज्ञ लोग जरूर लगाएंगे, लेकिन जनता जो है वो बड़ी भोली होती है। नहीं, दुर्गेश जी, जनता भोली नहीं होती है, ये ऐसा गलत है मानना। जनता बहुत समझदार होती है और निश्चित वक्त में अपना निर्णय भी लेती है। और दुर्भाग्य ये है कि हम लोगों का तो काम ही ऐसा है कि हम जो अच्छे को अच्छा कहते हैं, बुरे को बुरा कहते हैं, और ये सारी सरकारों का दायित्व है कि इस प्रदेश का विकास करे, इस देश का विकास करे। अगर विकास करते हैं तो हम तारीफ करते हैं, और विकास में कहीं रुकावट आती है, चौथा स्तंभ है, हम तो ये हमें करना ही होगा, खुलासा करना भी हमारी जिम्मेवारी होती है। तो इसी तरीके से हमारा ये जो रिफाइनरी वाला सिलसिला था, ये बहुत महत्वपूर्ण सिलसिला था। इसमें जो रोक आई है वो ऐसा लगता है, ये आरोप है कि किन्हीं लोगों की वजह से निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए इसको रोका गया। अन्यथा जिस कंपनी के साथ में आज एमओयू हुआ है, उसी कंपनी के साथ में पहले एमओयू हो रहा था, और एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, यानी वो राज्य का या संघ का जो सार्वजनिक क्षेत्र का पैसा कहीं बाहर नहीं जा रहा था, कहीं प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा रहा था। लेकिन इसकी वजह से एक बहुत बड़े जो गुजरात की रिफाइनरी थी उसको बहुत लाभ पहुंचा है, और हम वंचित रहे उस लाभ से। तो ऐसे में नाराजगी के साथ में, और ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, ये आरोप तथ्य हैं, और इनको खुलासा किया है उस मुख्यमंत्री ने, जो आज यहां पर मुख्यमंत्री नहीं है। उनका ही बयान था, उनका ही कंप्लीट बयान, वो पढ़ लें भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसका जवाब दे दें। इसमें मैं कहां से कांग्रेस पार्टी का सदस्य हो गया, मैं कहां से कांग्रेस पार्टी का वकील हो गया। निश्चित रूप से मैं तो तथ्य रख रहा हूं कि उनके तथ्यों का जवाब दीजिए, अपनी महारनी मत गाइए। जो कुछ आप कहते हैं वही सत्य नहीं है, दूसरा आदमी कह रहा है उसको भी सुनिए। और प्रदेश का नुकसान बहुत हुआ है, अब कर रहे हैं आप तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत देर हो गई है, और अब वो जो 15 लाख लोगों को लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, वो दुख हो रहा है इस बात का।
चलिए, तो जनता के ऊपर हम छोड़ते हैं, हमारी बहस को हम यहीं विराम देंगे क्योंकि वक्त की जो सुइयां है हमें इशारा कर रही है और जनता के सामने अब ये सारा मुद्दा है और किस तरीके से बीजेपी जो है वो वापस से सत्ता पाने के लिए कोशिशों में भी से जुट गई है। कांग्रेस और जो दूसरे दल हैं उनको भी अब चुनाव में आना पड़ेगा, चुनावी दंगल में कूदना पड़ेगा क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां बन पड़ी, अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है और हर पार्टी की जो सबसे बड़ा लक्ष्य होता है वो चुनाव में जीत हासिल करना ही होता है। अगर बीजेपी अभी से शुरुआत कर रही है तो एक बड़ी बात कही जानी चाहिए, सत्ता उसके हाथ में है, संगठनात्मक पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी का गौरव उसको प्राप्त हो गया है। तो ऐसे में अब जरूरत इस बात की कि सभी पार्टियों को अपनी बात को लेकर जनता के बीच में जाना चाहिए ताकि जनता के पास में वो एक समझ पैदा हो सके कि अब उसे किसे चुनना है। तो जनता की जो स्थिति है वो जनता खुद तय करेगी, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा आने वाले चुनाव को लेकर। लेकिन बात अगर बीजेपी करें तो बीजेपी ने जोधपुर से चुनावी बिगुल बजा दिया है और अब सब पार्टियों को इसमें जुटना भी पड़ेगा। तो फिलहाल हमारे खास खबर में इतना ही। हमारे मेहमान जो हमारे साथ जुड़े, बीजेपी से निमिषा गौड़, राजीव अरोड़ा साहब कांग्रेस से, विष्णु कोलवाल साहब बीएसपी से और ओम सैनी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। फिलहाल इतना ही खास खबर में, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।